ये है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये है सर्कुलेटरी सिस्टम में फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी पढ़नी है सर्कुलेटरी सिस्टम में। बीएससी नर्सिंग फिजियोलॉजी की यूनिट है। पहला टॉपिक है ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड बनता कैसे है? इस जो प्रोसेस को है कहते हैं हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस मतलब ब्लड का बनना। Hematopoiesis is the process of formation, development and maturation of all blood cells. ब्लड में है क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब बनेंगे तभी ब्लड बनेगा, मतलब इनका बनना ही ब्लड का बनना है। तो हिमेटोपोइसिस एक प्रोसेस है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनते हैं, डेवलप होते हैं और मैच्योर होते हैं फ्रॉम हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स। कहीं ना कहीं से तो ये डेवलप होंगे। कहाँ से होंगे? हीमोपोइटिक स्टेम सेल, मेनली इन द रेड बोन मैरो। तो हिमेटोपोइसिस मतलब है ब्लड का बनना, और ब्लड का बढ़ना मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का बढ़ना, डेवलप होना और मैच्योर होना। और ये होता है स्टेम सेल में। कहाँ है ये? रेड बोन मैरो में। ब्लड फॉर्मेशन जैसे फीटस है, फीटस में बोन डेवलप नहीं होती तब तक, तो लीवर और स्प्लीन में बनते हैं। आफ्टर बर्थ और एडल्ट में बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनती हैं। अर्ली वीक ऑफ प्रेगनेंसी जब होता है, कुछ वीक की प्रेगनेंसी होती है, तो योग इस जो स्टेज है उस वो होती है। लीवर एंड स्प्लीन बिकम मेजर साइट्स। वहाँ पर लीवर और स्प्लीन में ब्लड बनता है, मतलब प्रेगनेंसी में ब्लड बनता है फीटस में। इसे कहते हैं हिपेटोस्प्लेनिक स्टेज, क्योंकि इसमें लीवर और स्प्लीन में बन रहा है ब्लड। बच्चा जन्म ले रहा है उससे पहले, उसके बाद तो बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो बिकम द डोमिनेंट साइट लेट इन द फीटल लाइफ। तो बोन मैरो फिर अपना रोल ले लेती है। जब तक बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार होता है तो बोन मैरो हो जाती है ब्लड बनाने के लायक। तो हिमेटोपोइसिस का मतलब है ब्लड का फॉर्मेशन, और ब्लड का फॉर्मेशन मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन। ये होता है स्टेम सेल्स में, जो कि है बोन मैरो में। ऑल ब्लड सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम ए सिंगल टाइप ऑफ सेल, जिसे कहते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। स्टेम सेल से ही सारी सेल डेवलप हो रही हैं। दीज स्टेम सेल्स आर सेल्फ रिन्यूइंग एंड कैन फॉर्म मैनी टाइप ऑफ सेल्स। डेफिनेटली बना सकती है, तभी बना पाती हैं। स्टेम सेल्स डिवाइडेड इनटू टू, माइलॉइड एंड लिम्फॉइड सिस्टम। लिम्फॉइड स्टेम सेल, तो माइलॉइड जो सेल्स है वो बनाती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और लिम्फॉइड जो सेल्स हैं वो बनाती है लिम्फोसाइट्स। ये डब्ल्यूबीसी के टाइप है। डब्ल्यूबीसी की दो टाइप है ना, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ये एक में बनाती है, और लिम्फोइड जो स्टेम सेल्स हैं तो वो दूसरी टाइप के डब्ल्यूबीसी बनाती हैं। इरेथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करता है आरबीसी के फॉर्मेशन का। आरबीसी ब्लड का एक कंपोनेंट है, ब्लड का एक पार्ट है, तो आरबीसी बनेगा मतलब ब्लड बनेगा। तो इरेथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करता है आरबीसी के फॉर्मेशन को। थ्रोम्बोपोइटिन स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट के फॉर्मेशन को। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड को एगुलेशन। ब्लड का थक्का जमना। थक्का अंदर नहीं जमाना है ब्लड। अगर हमें जब कोई कट लग गया तो ब्लड बाहर फ्लो नहीं होना चाहिए। अगर फ्लो होगा तो 4-5 लीटर तो ब्लड है मैक्सिमम, तो उसे फ्लो होने में कितना ही टाइम लगेगा, मतलब ब्लड लॉस मतलब डेथ। तो ब्लड जो कट लग गया उसे रोकने के लिए बॉडी भी हमें तैयार करती है कि क्लोट बॉडी भी जमाती है, मतलब बॉडी ही क्लोट जमाएगी। अगर छोटा मोटा कट है तो खुद ही थक्का जम जाएगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा आउटसाइड। तो ब्लड कोएगुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड ब्लड चेंज इनटू सॉलिड क्लोट। ब्लड चेंज होता है सॉलिड क्लोट में। क्यों? क्योंकि टू स्टॉप ब्लीडिंग को रोकने के लिए। मैंने ब्लड वेसल से इंजर्ड, मतलब हमें कहीं चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पर क्लोट बनाने का प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं ब्लड कोएगुलेशन। आफ्टर इंजरी ब्लड वेसल्स वॉल कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली, और ब्लड लॉस को रोकती हैं। कहीं इंजरी हो गई, कहीं चोट लग गई, तो ब्लड वेसल्स उसे कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं कि आगे ब्लड ज़्यादा ना लॉस हो। उस एरिया में प्लेटलेट स्टिक हो जाती हैं टू एक्सपोज्ड कोलेजन ऑफ डैमेज्ड वेसल वॉल। तो प्लेटलेट वहाँ पर लगना शुरू हो जाती हैं जहाँ पर कट लगा है। एक तो जो आर्टरीज की या वेंस की जो वॉल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, एरिया छोटा करने की कोशिश करती है। फिर जो एरिया है वहाँ पर प्लेटलेट जाके लग जाती हैं। प्लेटलेट अट्रैक्ट करती है मोर प्लेटलेट को, जिससे कि एक प्लेटलेट का प्लग वहाँ बन जाता है, थक्का वहाँ जब बन जाता है। तो लिक्विड ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू जेल लाइक क्लोट बाय फार्मिंग फाइब्रिन थ्रेड। देखो प्लेटलेट अकेले वो काम नहीं कर पाती, इसमें कई सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फाइब्रिन है तो एक वो थ्रेड के फॉर्म में है, तो वो फिर वहाँ जमना शुरू करते हैं। तो एक लंबा प्रोसेस है जिसमें क्लोटिंग फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, और वो क्लोट जब जमता है।
प्रोथ्रोम्बिन ये सारे जो पार्ट है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड में होते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो एक्टिव हो जाते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड में प्रेजेंट है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, और फाइब्रिन जो है एक जाल, फाइब्रिन मान लो जैसे धागा है, तो ये एक मैस नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें आरबीसी प्लेटलेट्स ट्रैप हो जाते हैं और वहाँ पर क्लोट बनाने में हेल्प करते हैं। तो इनएक्टिव फॉर्म में ये सब चीज़ें ब्लड में प्रेजेंट हैं, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन है प्रेजेंट है, कट लगा तो ये कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में, फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, फाइब्रिन एक्टिव फॉर्म है। तो फाइब्रिन क्या करेगा, फाइब्रिन है धागे लाइक स्ट्रक्चर, तो वो वहाँ पर फिर एक जाल सा बना देगा जिससे वहाँ पर आरबीसी प्लेटलेट ये सब जाके सेट हो जाएंगे और वहाँ पर थक्का जमेगा। इस तरह से ब्लड क्लोट करते होता है। ये बॉडी के अंदर नहीं करना है, जहाँ कट लगा वहाँ पर क्लोटिंग होती है। इन सब में कैल्शियम भी इसेंशियल है फॉर क्लोट फॉर्मेशन। क्लोट श्रिंक एंड टाइटन आफ्टर हीलिंग, क्लोट इज रिमूव्ड। जब वहाँ पर थक्का जम गया, मतलब एक दीवार से क्रिएट हो गई, अब जब स्किन हील हो जाती है वहाँ से, तो वो थक्का हट जाता है। ब्लड कंपोजिशन, ब्लड में है क्या? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जो थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करता है। इसके दो पार्ट हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड में प्लाज्मा है 55%, जो टोटल ब्लड है उसका 55% तो प्लाज्मा है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट है। फॉर्म्ड एलिमेंट में है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ब्लड के दो पार्ट है, एक प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा 55% है, फॉर्म्ड एलिमेंट 45% है, और फॉर्म्ड एलिमेंट में ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। प्लाज्मा क्या है? ये जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है जो ब्लड में, मतलब जो लाल है ब्लड, वो आरबीसी की वजह से लाल है। उसके अलावा जो भी लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट है। प्लाज्मा 55% है ब्लड का, और ये है स्ट्रो कलर का है, विस्कस फ्लूइड है। प्लाज्मा में 90 से लेकर 92% तक तो वाटर है, और उसके अलावा 6 से लेकर 8% तक प्रोटीन है। तो प्लाज्मा में क्या है? वाटर और प्रोटीन। कौन कौन सी प्रोटीन है? फाइब्रिनोजन, जो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में। ऐसे ही ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, मेजर प्रोटीन यही हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा में कुछ स्मॉल अमाउंट में जैसे कि मिनरल्स भी हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आयन, ये सब आयन भी हैं। प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एक फाइब्रिनोजन है, ये किस में हेल्प करता है? ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करता है। ग्लोब्यूलिन किस में हेल्प करता है? ब्लड में जो डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन बॉडी का एक ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है, जो फ्लूइड का जो बैलेंस है वो बना के रखता है। फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करते हैं, जहाँ कट लग जाए तब। अगर प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाए तो इसे कहेंगे सीरम। प्लाज्मा हो गया, ब्लड का एक पार्ट है प्लाज्मा 55%, ये हो गया। दूसरा पार्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि है 45%। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, इसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। ये एक पॉइंट वाइज अच्छा है, याद कर लेना है। आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का शेप है बाइकॉनकेव डिस्क शेप। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। ये वन लाइनर अच्छे पॉइंट है। आरबीसी जो मैच्योर आरबीसी है, लैक न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस नहीं है। आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है वो 120 दिन है। आरबीसी बनती है रेड बोन मैरो में। आरबीसी का जो कलर है वो रेड है, मतलब ब्लड का जो कलर रेड है वो आरबीसी की वजह से है। और आरबीसी में ये रेड कलर क्यों है? क्योंकि आयरन कंटेनिंग जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है हीमोग्लोबिन की वजह से ये रेड है। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर रेड है। हीमोग्लोबिन का रोल है ऑक्सीजन और CO2 ट्रांसपोर्ट करने में। जो हीमोग्लोबिन है ब्लड में, वो लंग्स से ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी में सेल तक पहुंचाता है, और सेल से CO2 वापस लेके लंग्स तक पहुंचाता है। तो ऑक्सीजन और CO2 को जो ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो हीमोग्लोबिन करता है, जो कि आरबीसी में है, और इसी की वजह से ब्लड का कलर रेड है। आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है 120 दिन है लगभग। आरबीसी मतलब 120 दिन तक जिंदा रहती है, फिर वो खत्म हो जाती है। जो ओल्ड या डैमेज जो आरबीसी हैं वो लीवर उन्हें रिमूव कर देता है और उनसे आयरन कंपोनेंट निकाल देता है।
और ये सब चीज़ें जो डेड आरबीसी है वो स्टोर होती है स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। दूसरा पार्ट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का नाम है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स, इनका अगर नंबर ज़्यादा हो जाता है तो उसे ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर भी हो जाता है। चलो उसे छोड़ो अभी, पर डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। ये कलरलेस हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं है। आरबीसी की वजह से ब्लड का कलर रेड है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन 120 दिन है और डब्ल्यूबीसी का 13 से लेकर 20 दिन है। मतलब डब्ल्यूबीसी जल्दी खत्म भी होता है और जल्दी बढ़ते भी हैं। ये न्यूक्लिएटेड है, इस मतलब इसमें न्यूक्लियस है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। ये इनका इरेगुलर शेप है। जो डब्ल्यूबीसी का रोल है वो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का या बॉडी के सोल्जर है डब्ल्यूबीसी। जो नॉर्मल इनका जो अमाउंट है वो 4000 से लेकर 11000 तक पर माइक्रोलीटर में इनका होता है। ये जल्दी बढ़ते हैं, 1320 दिन में इनकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है, तो जल्दी बढ़ते हैं, जल्दी खत्म होते हैं। ये दो टाइप के हैं, जो डब्ल्यूबीसी है दो टाइप के हैं, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट भी 3 टाइप के हो गए। इसमें मेजर जो है न्यूट्रोफिल्स है, तो इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ये ग्रेन्युलोसाइट है। न्यूट्रोफिल इस्नोफिल्स का है जो एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है। बेसोफिल्स ये सिक्रेट करता, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। न्यूट्रोफिल्स मेनली जो है वो जो सोल्जर वाला रोल है वो न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट प्ले करते हैं। Neutrophils and monocytes are phagocytic cells which destroy foreign organism entering the body। मतलब बाहर से कोई हार्मफुल चीज़ आ रही है तो उसे खत्म करने का काम करते हैं न्यूट्रोफिल्स। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ये जो लिम्फ बी सेल और टी सेल्स है ना, ये लिम्फोसाइट के ही पार्ट है और ये इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। मतलब हमें रिएक्शन हो गया तो उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल हैं। मतलब जो डब्ल्यूबीसी है वो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म देखता है। अगर बाहर से कोई हार्मफुल चीज़ आ गई है तो उसे ख़त्म करने का काम भी डब्ल्यूबीसी करता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बनाता है थक्का, इनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स स्मॉल कलरलेस और नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। ये भी 8 से 12 दिन में ख़त्म हो जाती हैं, बनती हैं और ख़त्म हो जाती हैं 8 से 12 दिन में। इनमें भी न्यूक्लियस नहीं है। ये इनका शेप है स्फेरिकल या ओवल शेप के ये हैं। प्लेटलेट कैन रिलीज ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ विच इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन या क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। जैसे कहीं कट लग गया, उसमें क्लोटिंग करने में इंपॉर्टेंट रोल है प्लेटलेट्स का। दिस इज ए मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। मतलब कट लग गया, उससे एक्सेसिव ब्लड, देखो बॉडी में 4-5 लीटर ब्लड होता ही है, कट लग गया तो वहाँ से ब्लड लॉस को रोकने के पूरा काम करते हैं प्लेटलेट्स। क्योंकि ब्लड अगर बाहर ये होता है ना कि खून की कमी से डेथ हो गई, भाई ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया इसलिए डेथ हो गई, तो ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो, किसी भी चोट लगे हमें तो उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं प्लेटलेट्स, क्योंकि ये बनाते हैं थक्का। क्लोट इज फॉर्म्ड मेनली ऑफ द नेटवर्क ऑफ थ्रेड। जैसे कि फाइब्रिन है, फाइब्रिन एक जाल बना देता है, जैसे कि बुन दिया जाए ना, ये फाइब्रिन मतलब धागे लाइक स्ट्रक्चर हो गया, तो वो धागा जहाँ चोट लगे वहाँ पर वो एक वो जाल बना देगा, प्लेटलेट जाकर उसमें स्टक हो जाएंगे, तो जिससे ब्लड जो लॉस हो रहा है वो आउटसाइड फ्लो हो रहा है बॉडी से वो रुक जाए। तो क्लोट इज फॉर्म्ड मेनली ऑफ ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन। फाइब्रिन की हेल्प से क्लोट बनता है, जिसमें डेड और डैमेज जो एलिमेंट है वो ट्रैप होते हैं और जो प्लेटलेट है वो ट्रैप होती हैं। फाइब्रिन आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ, फाइब्रिन कैसे बनता है? फाइब्रिनोजन से। फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में, जब कट लगेगा तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा फाइब्रिन में, और फाइब्रिन फिर क्लोट जमाएगा। फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन फॉर्म्ड फ्रॉम इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। देखो प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रेजेंट है, वो कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, और फाइब्रिन हेल्प करेगा ब्लड की क्लोटिंग में। और इन सब चीज़ों को होने के लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम रिक्वायर्ड है। थ्रोम्बोकाइनेज ही कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। अब ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप कौन कौन से हमें पता ही है, ए बी एंड ओ, ये ब्लड ग्रुप की टाइप है। ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन। कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी, एंड कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है प्लाज्मा में। एंटीजन कहाँ है? आरबीसी के सरफेस पर, और एंटीबॉडी कहाँ है? प्लाज्मा में।
जैसे कि ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें ए एंटीजन प्रेजेंट है, आरबीसी की के सरफेस पर ए एंटीजन है, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी एंटी बी होगा। तो ब्लड ग्रुप ए वाले किसे ब्लड दे सकते हैं, ए को दे सकते हैं और ए बी को दे सकते हैं। किससे ले सकते हैं, ए से ले सकते हैं और ओ से ले सकते हैं, मतलब ओ सबको दे सकता है और ए भी सबसे ब्लड ले सकता है। तो जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, ए है, वो ए से ब्लड ले भी सकते हैं, ए को ब्लड दे भी सकते हैं, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। बट ए बी है, वो सबसे ब्लड ले लेता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ए बी, तो ए बी को ब्लड दे देगा। और ओ है, सबको ब्लड दे देता है, तो वो ए को भी ब्लड दे देगा। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ए बी और यूनिवर्सल डोनर है ओ ब्लड ग्रुप वाले। जैसे ब्लड ग्रुप बी है तो इनकी जो आरबीसी पर एंटीजन होगा बी एंटीजन होगा, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी। तो बी वाले किससे ले सकते हैं, बी वाले बी से ले सकते हैं, बी को दे सकते हैं, सिंपल सी बात है। और ए बी को दे सकते हैं क्योंकि ए बी तो सबसे ले लेगा ब्लड, और ओ से ले सकते हैं क्योंकि ओ सबको ब्लड दे देगा, सीधी सी बात है। अब ए बी ब्लड ग्रुप जिसका है, इसमें दोनों ही एंटीजन होते हैं आरबीसी पर और एंटीबॉडी नहीं होती, इसीलिए ये सबसे ब्लड ले सकता है क्योंकि प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए इसे कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है बट डोनेट करेगा सिर्फ ए बी को, बहुत सेल्फिश है ये। जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो ए बी वाले ब्लड ग्रुप को ही डोनेट कर सकता है बट ले सबसे सकता है ब्लड। तो यूनिवर्सल जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, उसे अगर ब्लड चाहिए तो उसे ए वाले का ब्लड भी मिल जाएगा, बी वाले का मिल जाएगा, ए बी वाले का डेफिनेटली मिल ही जाएगा और ओ वाले का भी मिल ही जाएगा। बट जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, इसे ओ वाले का ब्लड ग्रुप ही चाहिए, ये दे तो सबको देगा, सिर्फ लेने के लिए ये सिर्फ ओ से ही लेगा क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी दोनों ही टाइप के हैं, तो ये यूनिवर्सल डोनर है, सबको ब्लड दे देगा। बट अगर इसे ब्लड चाहिए तो ये सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप से ही ब्लड ले सकता है। हीमोग्लोबिन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो आरबीसी में प्रेजेंट है। इसका जो मेन काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना है सेल से लेके सेल तक, मतलब ऑक्सीजन सेल तक पहुंचानी है और CO2 फिर सेल से लेके लंग्स तक पहुंचानी है, एक्सचेंज करनी है ऑक्सीजन और CO2 को। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर में दो पार्ट है, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है। हीम में पोरफायरिन रिंग है और आयरन है एट द सेंटर। वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 हीम ग्रुप हैं, 4 आयरन के ग्रुप हैं और ईच आयरन एटम कैन बाइंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसका मतलब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को साथ लेके चल सकता है। ग्लोबिन कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। इन एडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है। ग्लोबिन प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी। ग्लोबिन स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और हीम पार्ट ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट या कैरी कर सकता है।